हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे दादाजी से पूरे शरीर की मसाज करवा कर जानी होती थी। जो लड़की मसाज करवा लेती उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे दादाजी लड़की की मसाज घर के बंद और अंधेरे कमरे में करते थे, जहाँ कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने छुप कर देखा कि वो मसाज कैसे करते हैं, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम सुरभि है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मैं और मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर के अच्छे से ख्याल रख रखा था। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े बड़े कारोबार, साथ साथ बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी कोई कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए। लेकिन यह हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी, और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े बड़े कारोबार को संभालने लगे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे बिठाए ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई लिखवाई करवाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा फीस लगती थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रोब था और सब लोग मेरे दादाजी की बहुत तारीफ करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव से ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। लेकिन हमारा जो कारोबार और धंधा चलता था ना, वह शहर में चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे पिताजी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा मकान शहर में ही बना ले और वहीं पर रहने लग जाए। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएंगे। हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी जो कुछ भी बोलते थे, मेरे पिताजी बिना कोई आवाज़ उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र करीब 15 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी। जब मुझे ये सब चीज़ों की समझ होने लगी तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज थी कि जब भी किसी लड़की की शादी होती तो उसकी शादी से 2 दिन पहले घर वाले उसे हमारे घर पर छोड़ जाया करते थे और मेरे दादाजी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसे मसाज करते थे, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता रहे। अगर कोई भी लड़की मेरे पिताजी से मसाज नहीं करवाती तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में यह डर था। इसलिए शादी 2 दिन पहले लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को लेकर हमारे घर आते और मेरे दादी जी के हवाले कर देते। मेरे दादाजी उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। उस कमरे के अंदर वह लड़की के मसाज करते और काफ़ी घंटों बाद उस कमरे से बाहर निकलते तो उस लड़के का चेहरा भी उतरा हुआ होता था।
बड़ी मायूसी के साथ वह बाहर आती और थोड़ी ही देर बाद जब दादाजी आते तो उनके चेहरे पर थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे दादाजी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मसाज करने से उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और यह कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने दादाजी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता तो सब लड़कियां इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती है। और यह बात मेरे पिताजी और मेरी माँ को भी पता थी, इसलिए तो वह मुझे कभी भी उस कमरे में नहीं जाने देती थी। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत ज़्यादा नौकर भी थे, लेकिन मेरे दादाजी को यह मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता था। इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी तो मैं इस काम को भला कैसे समझती कि मेरे दादाजी तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब मैंने उस रात उस लड़के के चेहरे पर वह मायूसी देखी जब वह मसाज करवा कर उस कमरे से बाहर आई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे थे कि आखिर दादाजी ऐसा भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। और फिर मेरे दादाजी का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की से सब कुछ देख लूंगी। शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि दादाजी भला उस कमरे में करते क्या है। तब यही सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई और उसकी शादी में अब सिर्फ 7 ही दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे तो उसके पिताजी उसे हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसके मसाज कर देना ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन ना हो और हमेशा यह अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे दादाजी हंसते हुए उसे अंदर ले गए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे के अंदर चलो। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे दादाजी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वह लोग अंदर आए और मैं खिड़की से अंदर का मांजरा देख लूं। और तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई। देखा कि वहाँ पर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नज़रअंदाज किया था और मेरी सारी बातों को मानती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी, लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पा रही थी। पहले माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकतें तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुझे हॉस्टल में भिजवा दूंगी। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में था कि वहाँ पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा। इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज वो बात कह दी, उसे तो मेरे मन में और भी ज़्यादा डर बैठ गया और मैं हॉस्टल न जाने के डर से माँ से हाथ जोड़कर बोली कि मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि यह सब तुम्हारे दादाजी को पसंद नहीं है कि जब वह किसी लड़की के मसाज कर रहे हो तो उन्हें कोई भी देखे। उन्होंने यह अधिकार मुझे भी नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें किस हक से वह देख लेंगे। तू बस अपने काम से काम रखा करो। तभी मैंने माँ को कह दिया, आज के बाद नहीं देखूंगी। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि माँ ने आज तक
मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर ऐसी भी क्या है उस कमरे में? चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी सच्चाई है तो वह इस कदर पाबंदियाँ क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता रहता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूँगी कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। 2 दिन बाद जब उस लड़की की शादी थी तो हम लोगों को भी बुलाया गया था और हम सभी लोग उनके घर पर गए। जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैंने जाकर कहा, दीदी, मेरे दादाजी आपको कैसे मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतना मायूस भरा होता है? तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने काफ़ी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर, मेरे सामने जरा भी अपनी ज़ुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों का जवाब किससे लूँ। अब तो मुझे शक होने लगा था कि ज़रूर मेरे दादाजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत ही करते होंगे, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उसे कमरे से बाहर नहीं आती और इस कदर उनका चेहरा भी नहीं उतरा हुआ होता। लेकिन मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मेरे देखने की कोशिश की तो माँ ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी और दादाजी से पूछना मेरे बस की बात नहीं थी। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और दादाजी की हरकतों को देखती गई तो उनके प्रति मेरे मन में नफ़रत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे दादाजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। उन्हें लड़कियों पर ज़रा भी तरस नहीं आता है। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे दादाजी को लेकर नफ़रत भर गई थी। मैं यह भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वह मेरे दादाजी हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी दादाजी मेरे साथ बात करने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे घिन आती थी कि वह लड़कियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इस गांव को अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ रखा था कि दादाजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब वो लड़कियों के मसाज कर देते हैं तो उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। और इसी लालच में आकर वह लोग अपनी लड़कियों को मेरे दादाजी के यहाँ छोड़ जाते हैं और मेरा दादाजी इनका फ़ायदा उठा न जाने क्या क्या करते हैं। और वह लड़कियाँ चाहकर भी बेचारी किसी को कुछ नहीं बता पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब एक तरह से जुनून हो गया था। अब मुझे जानना ही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ ऐसा होता क्या है। तभी एक रोज़ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊँ और सारा रात जान लूँ। फिर मुझे मम्मी और पापा का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों में गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह मेरे साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगी। मैं यह राज जान कर ही रहूँगी। अगर मैं यह सब नहीं जान पाई तो ना जाने कितनी लड़कियों के इज्जत के साथ मेरे दादाजी खिलवाड़ कर देंगे। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाया कि अब उस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा। उससे पहले ही मैं उस कमरे में छुपकर बैठ जाऊंगी और उसके बाद जो उस कमरे में होगा वह सारा कुछ अपनी आँखों से देख लूँगी और अपने दादाजी का काला चिट्टा सबके आगे खोल दूँगी। वही मन में मैं अपनी मम्मी और पापा के बारे में भी सोच रही थी
कि वो लोग मेरे दादाजी का कितना विश्वास करते हैं और कितना ख्याल रखते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी मेरी माँ को क्या पता कि मेरे दादाजी मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। उन्हें क्या पता था कि वह एक पाप कर रहे हैं। मैं बार बार उन लड़कियों के घर वालों को भी कोस रही थी कि यूं ही इस कदर लड़कियों को हमारे घर पर मसाज के लिए भेज देना, क्या उन्हें जरा भी अकल नहीं है कि किसी की मसाज से क्या जीवन सुधरेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हो तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता है। लेकिन खैर, उन लोगों को तो नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं सारी बात का पता लगा लेती हूँ कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा। लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे नहीं पता। जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है और एक लड़के का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है और उसकी शादी में ज़्यादा दिन नहीं, बस 10 ही दिन बचे हैं। उन्होंने मुझे टेबलेट और दूध दे दिया। मैंने टेबलेट को अपनी पॉकेट में डाली और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी ताकि सबको लगे कि मैं सो रही हूँ। और मौका पाकर दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी उस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते उससे पहले ही उस कमरे में जाकर छुप कर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह अच्छे से सजाया गया था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि इस कमरे के अंदर पीछे का दरवाज़ा भी है। लेकिन खैर, अब तो मुझे वह मसाज वाला मंजर देखना था, इसलिए मैं वहाँ पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे दादाजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। कमरे में आने के बाद मेरे दादाजी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। पीछे का दरवाज़ा खोलते ही मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी उस दरवाजे से अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ से लेकर जाते हैं। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैं झट से उस कमरे से बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वह दोनों घबरा गए और दादाजी भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। मम्मी से मैंने बोल दिया कि आपको नहीं पता यह लोग अंदर क्या करते हैं। तभी मेरी मम्मी ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है कि इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। और मेरे दादाजी वहीं पर नज़रें झुकाए खड़े रहे। उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी वह मेरे दादाजी से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेक कर वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी कुछ ना बोल पाए, लेकिन किसी को भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे दादाजी कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे दादाजी को हमेशा से ही आदत थी कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते थे। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यह सनसनी फैला दे कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगा उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। और फिर ये ज़बरदस्ती मुझसे यह काम करवाते थे। मैं चाहकर भी इस काम को नहीं कर सकता था, लेकिन दादाजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर थी। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती तो दादाजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते। उसे डरा धमका देते कि यह किसी को भी बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता उसे मेरे दादाजी खूब सारा पैसा दे देते हैं ताकि वह आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। तभी सब गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वह इतनी खुश रहती है, बल्कि वह तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखते थे और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर
खुद को संतुष्ट कर लेते थे। यही सब जानकर अब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं तो अपने दादाजी से नफ़रत कर रही थी, लेकिन वह तो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लग गई। अब मैं सोचने लग गई कि लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही हैवान पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।